This restoring force in the string is your tension in the string. Do you remember this? यही restoring force जब string के अंदर धागे के अंदर create होता है, हम उसको tension in the string बोलते हैं. Do you remember this? Yes. Yes, miss. Okay. So ये जो T है, that is tension in the string, which is also called as restoring force. Restoring force वो force होता है जो size और shape को original size shape में ले आता है. Okay? और रेस्टोरिंग फोर्स का एक लिमिट होता है. अगर आप उस लिमिट से ज्यादा किसी चीज को खींचोगे तो वापस ओरिजिनल साइज और शेप नहीं ले आ पाएगा. इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. तो जो फोर्स साइज शेप खराब करता है दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स, सॉरी दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स. और जो फोर्स साइज और शेप ठीक करता है दैट इज कॉल्ड एज रेस्टोरिंग फोर्स. इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So and this M is called as linear mass density. Linear mass density. अब ये linear mass density क्या होता है? Density का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देती हूँ. Density का मतलब होता है mass in a unit place. मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस में कितना अमाउंट या कितना मास अवेलेबल है दैट गिव्स यू द डेंसिटी. अब डेंसिटी तीन टाइप की होती है. वन इज वॉल्यूम डेंसिटी, दैट इज mass in a unit volume. एक होती है that is m by v. एक होती है एरियल डेंसिटी. ये क्या होगी बच्चों? what it will be? mass in a unit area. और एक होती है लीनियर मास डेंसिटी. आपको क्या लगता है क्या हो सकता है ये? दिस इज मास इन अ यूनिट लेंथ. एक लेंथ में कितना अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट है that gives you the linear mass density. Are you understanding what I'm saying? Yes, Yes, miss. miss. So volume, अगर mass in a unit volume देख रहे हैं तो volume density. mass in a unit area देख रहे हैं तो areal density. mass in a unit length देख रहे हैं तो linear mass density. Is this clear with the three? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. So the small m is mass in a unit length. For example, let's say example लेती हूँ. There are 10 chocolates. Okay, and there are 5 people. हर पर्सन को कितना चॉकलेट मिलेगा? How much each and every person will get? 10 चॉकलेट है, 5 लोग हैं. 2 चॉकलेट्स. वैसे ही समझो अगर 10 kg का रोप है, एक बहुत बड़ा सा रोप है जिसका 10 kg मास है और वो रोप 5 मीटर का है, तो एवरी मीटर विल हैव हाउ मच kg? For that uniform rope, every मीटर का कितना kg मास होगा? 1 kg. Think about it. 5 2 मीटर का kg. लेंथ 2 है, kg. 10 kg का रोप है. So every meter, that is mass per unit length. एक यूनिट लेंथ का मास होगा 10 by 5, that is 2 kg. 2 kg per meter. Are you understanding? हर एक मीटर में 2 kg मास होगा. Are you understanding what I'm saying? Yes, Yes, miss. miss. So linear mass density का मतलब समझा कि मास इन अ यूनिट लेंथ कितना है, that gives you linear mass density. तो अगर आपको सम में टोटल मास दिया है और टोटल लेंथ दिया है तो आपको वो डिवाइड करके लीनियर मास डेंसिटी दैट इज स्मॉल m निकालना है. दिस इज वेरी क्लियर? Yes, miss. Okay. So speed of a transverse wave is given by formula v is equals to under root of t by m, where t is equals to tension in the string. Tension in the string, which is because of the restoring force. And m is linear mass density, that is mass per unit length. This is very clear? Yes, miss. अब आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रिंग को खींचते हो
जितना ज्यादा आप खींचोगे वो उतना ज्यादा टाइट हो जाता है, उसके अंदर इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट होता है। और अगर आप उस पर कभी ऐसा वेव बना के देखो, वेव बहुत फटाफट फटाफट ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है। डू यू ऑब्जर्व दैट? कभी देखा है कि वायर जितना ज्यादा जोर से खींचा होता है उतना ज्यादा जोर से वो जितना ज्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे खींचकर, उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स अंदर क्रिएट होगा, मतलब उतना ज्यादा टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन जितना ज्यादा होता है वायर या स्ट्रिंग उतनी फटाफट फटाफट वाइब्रेट करती है। डिड यू एवर ऑब्जर्व दैट? Yes. Yes, miss. और वहीं पे अगर वही स्ट्रिंग ढीली है और आप उसमें वेव क्रिएट करने की कोशिश करो, आराम से धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा। मतलब अगर टेंशन कम है तो स्पीड कम होती है, और टेंशन अगर ज्यादा एकदम टाइट स्ट्रिंग है उसके अंदर वेव बनाओगे तो फटाफट 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 वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। मतलब टेंशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? हाँ मिस। एंड अगर आपका रोप बहुत मोटा है, उसमें आप वेव का स्पीड देखोगे। अब मोटा सा जो पेंटिंग वाला रोप होता है वो कंसिडर करके उसमें वेव बनाओ, वो जल्दी वेव नहीं बनाएगा। वेरएस पतला सा आप धागा लोगे तो उसमें काफी फास्ट वेव बनता हुआ दिखता है। डू यू हैव एवर ऑब्जर्व दैट? एक्सपीरियंस किया है? Yes. पतले स्ट्रिंग के साथ, मतलब स्ट्रिंग का मास, लीनियर मास डेंसिटी जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, miss. टेंशन ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, और मास कम तो स्पीड ज्यादा। टेंशन से इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड मास, लीनियर मास डेंसिटी से इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज वेरी क्लियर? Yes miss. Yes, Miss. ओके, लिख के लो डाउन। Write down the speed of the speed of the transverse wave on a string the speed of the transverse wave in the string is given by v is equals to under root of t by m. ये लिख के लो, is given by v is equals to under root of t by m, where t is equals to tension in the string, that is equals to restoring force, and m is linear mass density, that is mass per unit length. इतना लिख के ले लो। Are you done? Yes, miss. Okay. Give the next heading as speed of a longitudinal wave. Speed of a longitudinal wave. दे दिया हेडिंग? Yes, ma'am. Okay. Now when I talk about speed of a longitudinal wave, यहाँ पर the person who started the discovery was Newton. So give the heading as Newton formulation.
अब न्यूटन ने क्या बातें बोली, जरा ध्यान से सुनो। न्यूटन सेड दैट कि जब भी साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है, whenever sound propagate, whenever sound propagate। अब आप मुझे बताओ कि जब मैं यहाँ से आप लोगों को कुछ बोल रही हूँ, क्या आपके आजू बाजू का टेम्परेचर चेंज हो रहा है क्या? बोलो। नो। सो न्यूटन ने जो देखा वही बोला। न्यूटन ने बोला कि whenever sound propagate, there is no change in temperature। हमारे आजू बाजू का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। राइट बोला उसने? इज दिस करेक्ट और नॉट? Yes, miss. Yes. यस। सो सच कंडीशंस जिसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होता, सच कंडीशन इन विच देयर इज नो चेंज इन temperature, such condition in which there is no change in temperature are called isothermal process। जिस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? इट्स कॉल्ड एज Isothermal प्रोसेस। सो उसने बोला साउंड प्रोपगेशन जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, ऐसा न्यूटन का स्टेटमेंट है। उसके बाद न्यूटन ने कहा कि जो स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव है वो फॉर्मूला इस फॉर्मूले से दिया जाता है, v is equals to e by rho of a medium। ये जो साइन है इसको हम रो बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज रो। इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ द मीडियम। डेंसिटी ऑफ मीडियम, रो का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय रो? रो इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ द मीडियम। और ये वॉल्यूम डेंसिटी है, दिस इज वॉल्यूम डेंसिटी। ओके। और जो E है, दिस E इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। सो न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया। न्यूटन ने बोला कि स्पीड ऑफ अ लॉन्जिट्यूडनल वेव, दैट इज स्पीड ऑफ अ साउंड इन एयर, इज गिवन बाय द फॉर्मूला v is equals to under root of e by rho of medium, जहां पर E का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम और रो का मतलब होता है डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। इज दिस वेरी क्लियर? Yes. अब सिंस इलास्टिसिटी भी तीन टाइप की होती है बच्चों, अगर इलास्टिसिटी लेंथ से रिलेटेड है तो लीनियर इलास्टिसिटी, अगर इलास्टिसिटी एरिया से रिलेटेड हो तो एरियल इलास्टिसिटी, और अगर वही इलास्टिसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है तो उसका भी वॉल्यूम से रिलेटेड नाम होता है। सो सिंस दिस इलास्टिसिटी इज कॉल्ड एज isothermal bulk modulus। आइसोथर्मल क्यों? क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में साउंड प्रोपेगेट करता है, कि साउंड जब प्रोपेगेट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तब टेम्परेचर चेंज नहीं होता, इसीलिए आगे आइसोथर्मल लगा है। और बल्क मॉड्यूलस इज द इलास्टिसिटी विच इज रिलेटेड टू वॉल्यूम। जो इलास्टिसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड होती है उसको क्या बोलते हैं हम? द इलास्टिसिटी रिलेटेड टू वॉल्यूम इज कॉल्ड एज, बोलो बच्चों, इलास्टिसिटी रिलेटेड टू वॉल्यूम इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। बल्की, समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes, miss. इलास्टिसिटी रिलेटेड टू वॉल्यूम इज कॉल्ड एज बल्क मॉड्यूलस। इसीलिए ई का नाम उसने रख दिया, सिंस आइसोथर्मल कंडीशन में हम बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। इज दिस वेरी क्लियर? So he gave the speed of a sound as v is equals to under root of e by rho, where e is called as isothermal bulk modulus। इसका मतलब है elasticity related to volume, and ये rho of a medium का मतलब है density of a medium। Is this very clear to everyone? Yes, miss. Okay. Now what? उसने कहा नेक्स्ट पॉइंट कि जब भी हम आइसोथर्मल कंडीशन में आजू बाजू के एयर की इलास्टिसिटी निकालते हैं, वो इलास्टिसिटी जो होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती है। इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मींस E इज इक्वल्स टू P। आपको पता है आपके आजू बाजू की हवा आपके ऊपर प्रेशर लगाती है, डू यू नो दिस? Yes, miss.
आपके सर पे, लाइक अगर आप ये अर्थ पे खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द अर्थ, आपके सर पे जितने भी हवा की लहर है वो आप पे प्रेशर लगाती है, आपके सर पे ऊपर प्रेशर लगाती है। हमें वो प्रेशर इसलिए फील नहीं होता क्योंकि हमारी बॉडी भी अंदर से उतना ही प्रेशर लगा के वो ऊपर से हवा से लगने वाले प्रेशर को क्या कर देती है, इट बैलेंसेस द प्रेशर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes, Miss. सो उसने कहा कि जब भी हम इलास्टिसिटी आइसोथर्मल कंडीशन में निकालते हैं वो किसके बराबर हो जाती है, एटमॉस्फेरिक हवा के प्रेशर के बराबर हो जाती है, E इज इक्वल्स टू P। और ये जो प्रेशर है इसका फॉर्मूला होता है H रो G। अब जैसे आपने कभी थर्मामीटर यूज किया है, जब आप थर्मामीटर यूज करते हो जब आप थर्मामीटर यूज करते हो तो थर्मामीटर में क्या होता है, मर्क्यूरी का जैसे ही आप मुंह में डालते हो आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए मर्क्यूरी एक हाइट तक ऊपर चला जाता है, राइट? कभी देखा है ये चीज होते हुए? Yes, Miss. Yes, miss. वैसे ही प्रेशर को मेजर करने की एक मशीन होती है विच इज कॉल्ड एज बैरोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? बैरोमीटर। बैरोमीटर। बैरोमीटर को भी जब आप कहीं पर लेकर जाते हो उसके अंदर भी मर्क्यूरी का यूज किया जाता है, उसमें भी मर्क्यूरी एक हाइट तक एक्सपांड हो जाती है जब आप उसको प्रेशर मेजर करने जाते हो। तो वो जिस हाइट तक मर्क्यूरी एक्सपांड हो रही है दैट इज H। दिस रो इज डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी एंड दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो प्रेशर का अब नॉर्मल प्रेशर पे, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मर्क्यूरी 0.76 मीटर के हाइट तक एक्सपांड होती है। डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी होता है 13600 kg पर मीटर क्यूब और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? समझा व्हाट आई सेड? यस मैम। Yes, Yes. Miss. सो डाल के देखते जरा फॉर्मूले में। E इज इक्वल्स टू P है तो E की जगह पे P की वैल्यू डाल दो, 0.76 इंटू 13600 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय अभी डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। डेंसिटी ऑफ अ मीडियम मतलब वो टाइम पे उसके मीडियम में कितना हवा प्रेजेंट था। सो वो टाइम पे जो डेंसिटी थी आजू बाजू के हवा की, इट वाज 1.293। जब उसने स्पीड कैलकुलेट किया तो ही गॉट द स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस टू बी 279 मीटर पर सेकेंड। उसको स्पीड का जो फॉर्मूला मिला उसके 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे वो 279 मीटर पर सेकेंड मिला आफ्टर पुटिंग सच फॉर्मूलास वैल्यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? यस मैम। वापस से मैं सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। न्यूटन्स फॉर्मुलेशन में न्यूटन ने बोला, एक मिनट रुको, ओके व्हाट ही सेड? ही सेड कि जब साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे प्रोपगेट करता है वो टाइम पर कभी भी आजू बाजू का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। फिर उसने कहा कि जो फॉर्मूला दिया जाता है स्पीड ऑफ अ साउंड के लिए वो फॉर्मूला है v is equals to under root of E by rho of a medium, where E is called as elasticity of the medium and rho is called as density of the medium। जो इलास्टिसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड होती है, इसमें सारा एक्सपेरिमेंट वॉल्यूम में किया, जो इलास्टिसिटी वॉल्यूम से रिलेटेड होती है उसको हम बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। बट सिंस आइसोथर्मल कंडीशन में हम इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं इसलिए उसका नाम रख दिया आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस एंड दिस रो इज कॉल्ड एज डेंसिटी ऑफ अ मीडियम। बट ये वॉल्यूम डेंसिटी है। डेंसिटी ऑफ अ मीडियम मतलब कितना हवा प्रेजेंट है आपके आजू बाजू में। फिर उसने कहा कि अगर मैं इलास्टिसिटी निकालता हूं मीडियम की, इफ आई कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ अ मीडियम और वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो मेरी इलास्टिसिटी आजू बाजू के प्रेशर के बराबर हो जाती है, मींस E इज इक्वल्स टू P। और आजू बाजू का प्रेशर इस फॉर्मूले से मेजर किया जाता है विच इज कॉल्ड एज H रो G, where H इज हाइट। एज आई सेड, जैसे थर्मोमीटर में हाइट ऊपर तक जाती है टेम्परेचर चेंज करते वक्त, वैसे ही प्रेशर मेजर करते वक्त एक मशीन होती है कॉल्ड एज बैरोमीटर, उसमें भी हाइट एक्सपांड होती है।
नॉर्मल टेम्परेचर पे आपका दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका जो हाइट है वो 0.76 मीटर तक जाता है और आपका वहीं पर आपका जो डेंसिटी है मर्क्यूरी का वो 13600 होता है एंड जी इज ग्रेविटी। तो जिस हाइट तक मर्क्यूरी एक्सपांड हो रही है, हाइट ले रही है 0.76 बैरोमीटर के अंदर, 1360 इज द डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी, कि कितना मर्क्यूरी के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 9.8 दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब वेलोसिटी के फॉर्मूले में उसने प्रेशर का वैल्यू डाला और आजू बाजू की जो एयर की डेंसिटी थी कि कितना हवा प्रेजेंट है वो डाला और डिवाइड किया, तो उसको जो स्पीड आई वो आई 279 मीटर पर सेकेंड। इज दिस वेरी क्लियर? Yes, miss. बट एज आई सेड, फिजिक्स सिर्फ एक पॉइंट या दूसरे पॉइंट से नहीं चलता। फिजिक्स को अगर आप थ्योरी से कुछ चीज प्रूव करें तो आपको प्रैक्टिकल से भी वही चीज आनी चाहिए। सो प्रैक्टिकली जब 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड देखा गया साउंड का तो इट वाज 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत ज्यादा वेरी कर रहा था न्यूटन के एक्सप्लेनेशन से। देयर वाज अ 16% एरर बिटवीन प्रैक्टिकल वैल्यू एंड थियोरेटिकल वैल्यू। बट लोगों को न्यूटन पे बहुत बिलीव था कि न्यूटन इतना बड़ा साइंटिस्ट है, रॉन्ग तो करेगा नहीं। तो लोगों ने बोला कि ये प्रैक्टिकल बार बार रिपीट करके देखते हैं। जितनी बार भी रिपीट किया, एवरी टाइम वी गॉट द स्पीड वैल्यू एज 332 मीटर पर सेकेंड ओनली। तो फिर लोगों ने बोला कि नहीं, न्यूटन के और प्रैक्टिकल वैल्यू के बीच में 16% का एरर है, जो बहुत बड़ा एरर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब न्यूटन के फॉर्मुलेशन में कुछ तो प्रॉब्लम है। इज दिस वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? Yes, ma'am. Yes. फिर जब न्यूटन के आंसर्स में प्रॉब्लम आने लगा तो न्यूटन का एक फ्रेंड था कॉल्ड एज लैपलेस। लैपलेस ने बोला कि मैं न्यूटन की चीजों को करेक्ट करूंगा। फिर लैपलेस आया और लैपलेस ने इन फॉर्मुलेशन का करेक्शंस किया, विच इज कॉल्ड एज लैपलेस करेक्शन, जो हम आगे सीखेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है कि 16% एरर मिला? Yes, Yes, ma'am. ओके, सो यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट करो और जब जितना पेज में दिख रहा है उतना हो जाए तो मुझे बताना, कल चेंज द पेज। ठीक है? एज इट इज लिख के लो जैसे मैंने लिखा है। yes, miss. Start writing. Give the heading as speed of a longitudinal wave, Newton formulation, and start writing this. फटाफट लिख के लो हाँ बच्चों, हो जाए तो मुझे बताना। हो गया बच्चों? Yes, ma'am.
Once you're done, let me know. Are you done? Yes, miss. No, ma'am. I'm done. Done? यहाँ तक लिखो. V is equals to 279 meter per second. Complete it till there. Completed. Okay. Right on, everyone. आगे लिखो. But practically it was observed that. But practically it was observed that. But practically it was observed that the speed of sound was found to be the speed of sound was found to be 332 meter per second. The speed of sound was found to be 332 meter per second at 0 degrees Celsius. At 0 degrees Celsius. And there was 16% error and there was 16% error between theoretical and practical value. And there was 16% error between theoretical and practical value. This is very clear. Yes, miss. Which cannot be ignored. Which cannot be ignored. Which cannot be ignored. Let's move ahead. So, अब आगे क्या होने वाला है? Don't write so. आगे क्या होने वाला है? There will be a person who will correct the Newton's formulation. Newton formulation को उसका एक friend है जो correct करेगा. And that correction is called as Laplace correction क्योंकि वो correction Laplace ने किया था. So give the heading as Laplace correction. Laplace correction. दे दिया heading Laplace correction. हेडिंग दे दिया आपने Laplace correction. Yes, miss. Okay. Now what Laplace corrected? Laplace ने बोला कि according to Newton जब साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल करता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता और उस कंडीशन को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं. बट according to me, according to Laplace, when sound travel from one point to another point, there is when
sound travel from one point to another point, there is no change in heat. अब आपको पता है कि हीट एंड टेम्परेचर दे आर कनेक्टेड, बट दोनों के दोनों सेम नहीं है. डू यू नो दिस? डू यू नो दिस? आपने ऐसा कुछ किया हुआ है हीट चैप्टर इन 10th स्टैंडर्ड, और आपने ये क्लियर किया है कि साउंड जो हीट और आपका जो टेम्परेचर है वो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड तो है, बट दोनों सेम नहीं है. तो लैप्लेस ने बोला कि मैं टेम्परेचर के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, बट मैं ये बोलूंगा कि जब भी साउंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाता है वहां पर हीट में कोई चेंजेस नहीं आता. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? Yes. Yes. such conditions जिसमें there is no change in heat, in which there is no change in heat are called adiabatic process. क्या प्रोसेस बोलते हैं उसको बच्चों? Which process it is? Adiabatic process. Are you understanding? न्यूटन ने कहा था कि साउंड प्रोपगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होता. पर लैप्लेस ने कहा कि साउंड प्रोपगेशन जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब वहां पर हीट चेंज होता नहीं है. इज इज वेरी क्लियर व्हाट आई सेड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लोगों का एक क्वेश्चन आया, लोगों का क्वेश्चन ये आया कि जब भी कोई दो चीज टकराती है, whenever two things collide with each other, जब भी कोई दो चीज टकराती है वहां पर हीट प्रोड्यूस होता है. आप कभी तालियां बजाकर देखो, जब आप तालियां बजाते हो आपका हाथ एकदम गर्म हो जाता है, हाँ या ना? होता है कि नहीं होता है? Yes, ma'am. सो लोगों को लगा कि एयर मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से टकराएंगे, whenever air molecules will strike each other, वहां पर हीट प्रोडक्शन होगा. तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कोई हीट में चेंजेस नहीं आता? लैप्लेस ने बोला ये बात तो सही कहा आपने कि जब दो एयर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तब हीट प्रोड्यूस होगा. तो लैप्लेस ने बोला कि जो रेयर फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट, जो कंप्रेशन है, वहां पर जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे, क्लोज आएंगे, वहां पर हीट प्रोड्यूस होगा. उतना ही हीट जब रेयर फ्रैक्शन होगा, जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होंगे, वहां पर उतना ही हीट लॉस हो जाएगा. मतलब अगर 2 जूल्स टकराने से प्रोड्यूस हुआ है तो 2 जूल्स दूर जाने से लॉस हो जाएगा. तो ओवरऑल मुझे कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड? आर यू अंडरस्टैंडिंग मैंने क्या कहा? Yes, miss. लैप्लेस ने बोला कि जब दो चीजें एक दूसरे को टकराएंगी फॉर श्योर वहां पे हीट बनेगा, पर जब वो एक दूसरे से दूर जाएंगी और रेफ्रैक्शन बनाएंगी वहां पर हीट क्या हो जाएगा? वहां पर हीट लॉस हो जाएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया मैंने क्या कहा? Yes, miss. मैम बट पार्टिकल्स दूर क्यों जाएंगे? बेटा देख, एक बार टकरा गए, टकराने के बाद वो दूर तो जाएंगे ना एक दूसरे से, ऐसे चिपके थोड़ी रहेंगे हमेशा. लाइक जब वाइब्रेट हुआ वो पहले टकराए, टकराने के बाद अगेन दे गो बैक ना, उनके अंदर इलास्टिसिटी है, वो अपना ओरिजिनल साइज शेप ले लेते हैं एक बार आगे एनर्जी पास करने के बाद. हाँ या ना? हाँ मैम. ओके. सो अकॉर्डिंग टू लैप्लेस ने बोला कि साउंड प्रोपगेशन जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, यहाँ पर कोई हीट चेंज देखने के लिए नहीं मिलता. अगर आप बोलते हो कि कंप्रेशन के टाइम पे हीट बन रहा है तो वही हीट रेफ्रैक्शन के टाइम पे उतना ही अमाउंट लॉस हो जाता है. तो मुझे ओवरऑल कोई चेंजेस हीट में दिखता नहीं है. और ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज कॉल्ड एज? जिसमें हीट चेंज नहीं होता, बोलो बच्चों. व्हाट इट इज कॉल्ड एज? एडियाबेटिक कंडीशन. या एडियाबेटिक कंडीशन और एडियाबेटिक प्रोसेस. फिर उसने कहा कि ठीक है, हम जो है वो न्यूटन का फॉर्मूला ही लेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मुलेशन, न्यूटन सिंस क्यों लैप्लेस को सिर्फ लैप्लेस करेक्शन बोला गया? क्योंकि उसने सिर्फ कुछ चीजें करेक्ट की, उसने न्यूटन के फॉर्मूले को चेंज नहीं किया. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर्मुलेशन, V is equals to under root of E by
rho of a medium, where rho of a medium is density, volume density of a medium कि कितना हवा प्रेजेंट है, and E is, वहां पे E का नाम क्या था बच्चों? What was the E name there? न्यूटन फॉर्मूला में Isothermal आइसोथर्मल, modulus. यस आइसोथर्मल बल्क मॉड्यूलस। यहाँ पर सिंस अब आइसोथर्मल कंडीशन तो रह नहीं गया, यहाँ पे एडियाबेटिक कंडीशन आ गया, सो हियर E is called as एडियाबेटिक बल्क मॉड्यूलस। समझो? Yes, ma'am. समझ, ओके। एंड देन ही सेड कि जो न्यूटन ने बोला था कि अगर मैं आइसोथर्मल कंडीशन में इलास्टिसिटी निकालता हूँ वो मुझे प्रेशर के बराबर आती है। इसने कहा कि जब मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में इलास्टिसिटी निकालता हूँ वो मुझे गैमा पी के बराबर आती है। दिस इज कॉल्ड एज गैमा। ये ग्रीक लेटर है जो आप बचपन में बर्ड्स बनाते थे, राइट, माउंटेन वगैरह के यहाँ पर। दिस साइन इज कॉल्ड एज गैमा। इसको गैमा बोला जाता है। जैसे आपका ABCD होता है वैसे ही ग्रीक लेटर में दिस इज कॉल्ड एज गैमा। समझ में आया सबको? और ये जो गैमा है, दिस गैमा इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक कांस्टेंट। ये गैमा जो है इसको एडियाबेटिक कांस्टेंट बोला जाता है। सो गैमा इज इक्वल्स टू Cp by Cv, that is specific heat at constant pressure upon specific heat at constant volume. Are you understanding what I said? Yes. So he said E is equals to gamma P, where gamma is called as adiabatic constant and gamma is given by the formula Cp by Cv, where Cp is specific heat at constant pressure and Cv is specific heat at constant volume. अब ये specific heat क्या है, कोई बताएगा मुझे? पढ़ा है आपने इसके बारे में? Do you know what is specific heat? Do you know what is specific heat? Anyone? याद है आपने ऐसा कुछ पढ़ा था? Specific heat is defined as, heat chapter में small c से represent किया था, heat required to raise temperature of unit mass by unit degree Celsius। जो हीट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है उसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। डू यू रिमेम्बर दिस? याद आ रहा है कुछ ऐसा? यस और नो तो बोलो बच्चों। Yes. सो वही स्पेसिफिक हीट है, बट स्पेसिफिक हीट प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया गया है तो वो Cp हो गया, और वही जो हीट लगा है वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया है तो उस टाइम जो हीट लगा है उसको Cv बोल दिया। समझ में आ रहा है बच्चों व्हाट आई एम सेइंग? इज दिस क्लियर व्हाट आई सेड? हाँ मैम। सो आपका मोनो एटॉमिक गैस के लिए ना देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक। मोनो एटॉमिक मतलब जो अकेले रह सकते हैं, डाई एटॉमिक मतलब जो किसी ना किसी के साथ रहते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ऑक्सीजन कभी अकेले नहीं रह सकते। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें कभी अकेले नहीं रह सकती, तो इनको डाई एटॉमिक गैसेस में माना जाता है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, फॉर मोनो एटॉमिक गैस ये जो गैमा है इसकी वैल्यू होती है 1.41। मैम कैसे आया? ये आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे। सो पहले यहाँ तक देख लो, मैं रिवाइज कर रही हूँ मैंने क्या बोला है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। लैप्लेस ने कहा कि जो साउंड प्रोपगेशन प्रोसेस है उसमें हीट कांस्टेंट होता है, इसीलिए साउंड प्रोपगेशन को हम आइसोथर्मल नहीं एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेंगे।
फिर उसने बोला कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो फॉर्मूला है हम वही यूज करने वाले हैं. So V is equals to under root of E by rho of a medium, where E is called as elasticity and rho of is called as medium. Since ये elasticity adiabatic condition में निकाली गई है और volume से related है, this elasticity is called as adiabatic bulk modulus and rho of a medium is volume density of a medium. कि आजू बाजू वॉल्यूम में कितना हवा प्रेजेंट है. फिर उसने कहा कि अगर मैं एडियाबेटिक कंडीशन में इलास्टिसिटी निकालता हूं तो वो इलास्टिसिटी जो है वो गैमा पी के बराबर हो जाती है, जहां पर पी तो प्रेशर है पर जो गैमा है पी जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और जो गैमा है वो एडियाबेटिक कांस्टेंट है. गैमा का मतलब होता है सीपी बाय सीवी. सीपी मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. फिर मैंने आपको बताया स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है. स्पेसिफिक हीट वो हीट होता है जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद करता है. द हीट विच इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक हीट. एक बार हमने प्रेशर को कांस्टेंट करके हीट बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया है, और दूसरी बार हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया है. और दोनों चीज करने में जो हीट लगा है, जब प्रेशर को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगा है उसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं. और जब वॉल्यूम को कांस्टेंट करके टेम्परेचर बढ़ाया है तो वहां पर जो हीट लगा है उसको हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं. नाउ ये जो गैमा की वैल्यू होती है वो अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है. मोनो एटॉमिक गैसेस वो गैसेस होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, जैसे कि हीलियम हो गया. हीलियम को किसी की जरूरत नहीं, वो अकेला रहता है, वो खुश रहता है. उसके लिए जो गैमा वैल्यू है 1.41 है. वहीं पर डाई एटॉमिक गैसेस वो गैसेस होते हैं जिनका जो अकेले नहीं रह सकते, उनको किसी ना किसी के साथ रहना होता है. अगर उनको कोई नहीं मिलेगा तो वो अपना ही पार्टनर ढूंढ लेंगे. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनको आप अकेले कभी नहीं पाओगे, इनको कहीं ना कहीं हमेशा किसी के साथ रहना होता है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझाओ. Yes. सो Yes, miss. और मोनोएटॉमिक गैस का वैल्यू होता है 1.41. ये कैसे आया ये आप 12th स्टैंडर्ड में सीखोगे. उसके बाद प्रेशर कैसे निकालते हैं ये तो हमको पता ही है. प्रेशर इज एच रो जी. एच मतलब मर्क्यूरी का हाइट कितना बड़ा है प्रेशर पे, रो मतलब मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी है, और ग्रेविटी इज 9.8. जब हमने न्यूटन के फॉर्मूले में E इज इक्वल्स टू गैमा पी डाला, गैमा पी बाय रो ऑफ अ मीडियम, जब हमने सारी चीजें सब्स्टिट्यूट की 1.41, pressure is 0.76 into 13600 multiplied by 9.8 divided by density of a medium. उसने भी वही डेंसिटी ली जो न्यूटन ने ली थी कि कितना हवा प्रेजेंट है, सेम उसने रखा 1.293. और जब उसने ये सॉल्व किया he got the speed value as 332 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपके प्रैक्टिकल वैल्यू से मैच हो रही थी. तो लैप्लेस का करेक्शन करेक्ट हो गया. समझ में आया सबको मैंने क्या कहा? Yes, miss. किसी को डाउट है लैप्लेस करेक्शन में? इज देयर एनी डाउट? No, miss. No, miss. ठीक है. हेडिंग दिया सबने लैप्लेस करेक्शन. Yes, miss. जरा कुछ स्टेटमेंट्स लिख के लो. फर्स्ट पॉइंट लिखो. अकॉर्डिंग टू द लैप्लेस साउंड प्रोपगेशन इज अ रैपिड प्रोसेस. मतलब बहुत जल्दी जल्दी होता है. According to the Laplace, sound propagation is a rapid process. According to the Laplace, sound propagation is a rapid process. Sound propagation is a rapid process. The heat produced during compression is lost during rarefaction. The heat produced during compression is lost during rarefaction.
is lost during rarefaction. Is lost during rarefaction. Done? Yes, miss. आगे लिखो. Hence. उसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. Start writing from here. Hence. यहाँ से लिखना स्टार्ट करो. जितना पेज में दिख रहा है उतना हो जाए तो बताना. Changed the part. Start writing it. I'm done. Done? Yes, miss. Once you're done with this much, let me know. You done? No. Done, miss. Done?
For monoatomic gas, gamma is equals to 1.41 लिखा. Yes, miss. Okay, write this much. This is done. भैया आपका करके मैम बोल बेटा. मैम जो रो होता है वो आपने बोला कि डेंसिटी से रिलेटेड होता है ना, डेंसिटी ऑफ अ मीडियम होता है. तो मास अपन वॉल्यूम, राइट? यस. मतलब डेंसिटी से रिलेट होता है और दूसरे इससे भी रिलेट होता है क्या रो, मतलब? नहीं नहीं, आप रो जहां पर भी देखते हो इट इज ओनली डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. ठीक है. हाँ, अगर वॉल्यूम से रिलेटेड हो तो वॉल्यूम डेंसिटी होगा, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम. एरियल डेंसिटी होगा, मतलब एरिया में निकाल रहे हो तो इट इज एरियल डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन एरिया. और लेंथ से रिलेटेड होगा तो इट इज लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन लेंथ. समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ और हाँ मैम. यहाँ पर जो डेंसिटी है दिस इज डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी, और यहाँ पर जो डेंसिटी है दैट इज डेंसिटी ऑफ अ मीडियम. सो ये जो प्रेशर वाला डेंसिटी है दिस इज डेंसिटी ऑफ अ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी की क्या डेंसिटी है? मर्क्यूरी कितना थिक या कितना पतला होता है उसके ऊपर डेंसिटी डिसाइड होती है कि मर्क्यूरी के कितने मैम मॉलिक्यूल्स हैं. बोलो. मैम इसमें जो आपने वैल्यूज लिखे हैं 0.76 एंड 13600 सब कांस्टेंट रहेगा सारे वैल्यू. यस यस यस. नॉर्मल प्रेशर पे आपका बैरोमीटर इतना ही हाइट दिखाता है मर्क्यूरी का. मर्क्यूरी की डेंसिटी हमेशा फिक्स होती है, इट इज 13600 ओनली. एंड ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 ऑन एन एवरेज एवरीवेयर. तो इट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. अगर कोई चीज चेंज होती है वो है हाइट. अगर समझो आप दूसरे प्रेशर पे लेकर जा रहे हो तो वहां पर प्रेशर चेंज हो रहा है, मतलब वहां पर मर्क्यूरी का हाइट कुछ और दिखेगा. बट फॉर सॉल्विंग दिस आप इसी हिसाब से चलोगे. दिस इज वेरी क्लियर. यस. ओके, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ. सो आप लोग मिस